अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसते हो जहां पर आपको अगला शब्द याद नहीं आ रहा है, किसी ने आपसे कुछ ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब आपको एकदम अचानक से समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल का जवाब कैसे दें। ऐसे में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं या फिर कभी कभी टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। क्या करना चाहिए हमें ऐसे में? मैं आपको कुछ आज ऐसे स्मार्ट इंटरेस्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस सिखाऊंगी जिसकी मदद से आप इस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से टैकल कर सकते हो। हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस जिससे हम ये फिलर्स या ये जो गैप्स हैं वो स्मार्ट तरीके से फिल कर सके। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला सिचुएशन और फ्रेज बताती हूँ। व्हाट्स द वर्ड फॉर इट? मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट? चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। इसका मतलब है टू टेक टाइम टू फाइंड द राइट वर्ड। जब भी आपको किसी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तब आप एक्चुअली टाइम ले रहे हो और इस फ्रेज का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि मैं सोच रही हूँ उस शब्द को क्या कहते हैं। हाउ वाज योर ट्रिप टू सिंगापुर? किसी ने आपको आपके ट्रिप के बारे में पूछा और जवाब है I felt what's the word for it? Absolutely ecstatic. यहाँ पर आपने एक्चुअली कुछ टाइम लिया है, कुछ वक्त लिया है उस शब्द को याद करने के लिए, और फिर जब आपको याद आता है तो आपने कहा absolutely ecstatic, यानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। It was fantastic. What's the word for it? It was killer. What's the word for it? It was dynamite. देखा कैसे आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से को अवॉइड करके एक स्मार्ट फ्रेज यूज करके एक्चुअली बताया कि आप उस वर्ड को ढूंढ रहे हो और फिर वो वर्ड बता दिया। ऑलराइट, है ना इंटरेस्टिंग सी चीज। अब आगे बढ़ते हैं। हैंग ऑन मोमेंट प्लीज। इसका मतलब है टू इंटरप्ट और टेक सम टाइम टू आंसर। हैंग ऑन यानी जरा 1 मिनट रुकिए, मैं याद कर रही हूँ। Did you know नेहा got promoted? क्या तुम्हें पता चला नेहा को प्रमोशन मिला? Hang on a moment please. Are you sure? I heard she was about to resign. Hang on a moment please. आपने एक्चुअली एक टाइम लिया है और सामने वाले को कुछ टाइम बताया कि मैं सोच रही हूँ। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की जगह आपने कहा हैंग ऑन अ मोमेंट। हैंग ऑन, रुके रहिए। है ना इंटरेस्टिंग चीज? चलिए और ऐसी सेंटेंसेस देखते हैं। वेल दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। यहाँ पर एक्चुअली आपके मन में है कि बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। किसी ने आपसे पूछा हु डू यू एडमायर द मोस्ट, द बॉस और द मैनेजर? तुम ज्यादा किसे एडमायर करते हो या किसे चाहते हो, किस आपको कौन अच्छा लगता है, बॉस या मैनेजर? अब आप बताओ, ऐसे में आप किसी की साइड ले सकते हो? भला नहीं ले सकते ना। तो आप बोल रहे हो वाओ दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, और दिमाग में चल रहा है कि बॉस ये तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है, इसका क्या जवाब दें। आप कह सकते हो वेल दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। आई वुड से दे बोथ आर इक्वली ग्रेट। ठीक है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। आपको इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से और डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आपने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। ट्रिकी क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो फैंटास्टिक क्वेश्चन। ऑलराइट, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग यानी ये कब यूज करते हैं? जब आपको कोई चीज याद करने में मुश्किल हो रही है। ऐसा होता है ना, कभी कभी एक गाना हम सोच रहे होते हैं या फिर किसी एक्टर का नाम सोच रहे होते हैं, आपको इस मोमेंट तक याद था लेकिन अचानक से आप भूल गए, यानी आपके दिमाग में ये था, इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, बट मैं अभी अभी भूल गई हूँ। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। हे व्हेन इज योर एनिवर्सरी? एनिवर्सरी कब है? ये चीज़ तो भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन अचानक से जब कोई क्वेश्चन पूछता है आप कभी कभी भूल जाते हो। आप कह सकते हो वेल इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, आई थिंक इट्स जून 15th। याद था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब है, शायद 15 जून को है। ठीक है, ऑलराइट, टिप ऑफ माई टंग, याद नहीं आ रहा है,
इट्स ऑन जून 15th, ठीक है? ऑलराइट, प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट। ये एक फॉर्मल तरीका है आपकी जो सोच है उसको आप कैसे फिल कर रहे हो, ताकि आप आगे क्या बोलने वाले हो इसे अच्छे से दिमाग में ऑर्गेनाइज कर पाओ। टू केयरफुली थिंक बिफोर स्टेटिंग योर ओपिनियन। आपके मन में जो ख्याल है, ओपिनियन है, उसको बोलने से पहले आप टाइम ले रहे हो सोचने के लिए। जैसे, डू यू थिंक आवर न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विल कनेक्ट विद द ऑडियंस? क्या आपको लगता है कि हमारी जो नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगी? फॉर्मल एटमॉस्फेयर, ऑफिस में हो तो आप सोचिए इससे पहले कि आप अपना ओपिनियन दें। प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर, राइट? मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए और फिर आप अपना ओपिनियन बता दीजिए। हाउ शुड आई पुट इट? मैं कैसे बताऊं तुम्हें? कब? यूज्ड व्हाइल आंसरिंग अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे वाई डोंट यू क्विट एंड लुक फॉर अ जॉब अब्रॉड? तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम एक नया जॉब ढूंढो अब्रॉड? अब आप सोच रहे हो मैं अपनी सच्चाई जो है, बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं कैसे बताऊं? तो आप कह सकते हो, हाउ शुड आई पुट इट? आई हैव ओल्ड पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ। सच्चाई ये है कि मेरे घर में माँ बाप हैं, वो ओल्ड हैं और उनका ध्यान रखने के लिए मुझे यहीं से काम करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What I mean is, मुझे क्या कहना है? To clarify what you said, आपने जो बोला है अगर आपको उसको और क्लियर तरीके से बताना हो तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। Boss doesn't like loose attitude. What I mean is, you need to be assertive and sharp in your work. हमारे बॉस को ढीला काम पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें ज़्यादा असर्टिव, जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, जिनको पता है क्या करना है, वैसे लोग पसंद है। ठीक है, अगर आपको अपनी जो बोला है वो क्लियर करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। काइंड ऑफ यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग, जैसे कि ही वॉज माई मेंटर, आई वॉज काइंड ऑफ very emotional and excited at the same time to see him after so long. Kind of यानी आप एक चीज़ को और अच्छी तरीके से, उसका वर्णन और अच्छी तरीके से दे रहे हो। वो मेरा मेंटर था, ठीक है, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और एक्साइट भी हो गई ये देख के कि मैं उनको इतनी दिनों बाद मिली। काइंड ऑफ, यू नो व्हाट आई मीन, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर समथिंग। जब आपको होता है ना कि याद नहीं आ रहा है क्या था, तब आप ये कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंट 10 years ऑफ माई करियर इन फाइनेंस। यू नो व्हाट आई मीन, आई नो हाउ द डिपार्टमेंट वर्क्स। तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या कहना है, इसका मतलब है यू नो व्हाट आई मीन। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना हो तो आप फॉर एग्जाम्पल की जगह फॉर इंस्टेंस इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, टू सक्सीड इन दिस competitive मार्केट यू नीड टू क्लोजली वॉच योर राइवल कंपनी। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ऑलराइट, वेल यू सी, ये कब यूज़ होता है? जब आपको कोई चीज़ किसी को ठीक से एक्सप्लेन करनी हो। जैसे, I don't know what to do to improve my English. मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। Well, you see, you need to watch as many videos on Let's Talk as possible and speak English daily. Well, देखो, ठीक है, तो इस you see मतलब देखो, तुम्हें ये करना चाहिए। Well, you see, उसके बाद आप यही चीज़ अच्छे से और किसी को समझा सकते हो। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी किसी चीज़ की सच्चाई। यूज टू ऐड मोर डिटेल्स टू वॉट यू जस्ट सेड, जो आपने अभी बोला उसके आगे और डिटेल्स ऐड करने के लिए। जैसे, यू ड्रेस प्रोफेशनली एट ऑफिस।
तुम ऑफिस में बहुत प्रोफेशनली ड्रेस होते हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मे बी अ ह्यूज फैक्टर फॉर योर प्रमोशन. सच्चाई ये है, ये आपने क्यों बोला? क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि उनका प्रमोशन उसकी वजह से हुआ होगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और डिटेल्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है. बिलीव इट और नॉट, यानी आपको अगर किसी बात पे जोर देना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि ये सच है, आप चाहो न चाहो, आप विश्वास करो या ना करो. बिलीव इट और नॉट, we are not getting any appraisals this year as the management is crying poor sales. यानी विश्वास करो या ना करो, हमको इस साल कोई अप्रेजल यानी हमारे पेमेंट जो हमें सैलरी मिलती है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सेल्स अच्छे नहीं हुए हैं. क्राइंग पुअर सेल्स, सेल्स अच्छे नहीं हुए हैं, इसका मतलब हमको हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है. विश्वास करो या ना करो. तो थे ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्मार्ट तरीके आपको जो बोलना है वो और अच्छी तरीके किसी समझाने के लिए, राइट? तो चलिए अब आप इनको यूज़ कीजिए. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में, और टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग.